हरिद्वार के छोटे से गांव की वंदना कटारिया ने ओलंपिक में अपना प्रतिभा कुछ इस कदर दिखाया कि अब लोहा मानने को तैयार हैं तमाम खिलाड़ी। भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में वंदना ने 3 गोल दागे और टीम को जीत दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। वंदना ने ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का यह खिताब भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, 1984 के बाद किसी भारतीय ने ओलंपिक में हैट्रिक नहीं लगाई थी, लेकिन इस प्रदर्शन की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका की टीम को 4-3 से हराया है। वंदना ने इस प्रदर्शन से पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और हरिद्वार की बात कर ले तो सभी खेल प्रेमी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वंदना कटारिया ने वो करके दिखाया है जिसका इंतजार 1984 के बाद भारत कर रहा था। कोई ऐसी खिलाड़ी जो हैट्रिक लगा पाए, गोल के हैट्रिक लगा पाए, तो ये कर दिखाया है हरिद्वार की वंदना कटारिया ने। तो वंदना कटारिया की इस कामयाबी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि साउथ अफ्रीका को 4-3 से हराने पर भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों को और इस मैच में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने वाली देश की बेटी वंदना कटारिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो ये ट्वीट है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां भारतीय टीम की जीत की खुशी है, लेकिन गर्व है, फक्र है वंदना कटारिया पर, जो उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। एक छोटे से गांव से आती हैं हरिद्वार के, और इसके बाद देखिए कितना बड़ा काम किया है। हैट्रिक लगाने के साथ इस जीत में अपना अहम योगदान दिया है और इस हैट्रिक को इंडिया याद रखेगा। इसीलिए सीएम ने भी ट्वीट किया है और बधाई दी है पूरी टीम को। इसके साथ साथ वंदना कटारिया को इतिहास रचने के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए फक्र का दिन, ना सिर्फ विजय बल्कि उत्तराखंड की बेटी वंदना कटारिया ने इतिहास रचकर एक मौका दिया है तमाम भारतीयों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है, जहां 24 आईएएस और 10 पीसीएस अफसरों के तबादले की खबर है। धामी सरकार में बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। हरिद्वार के डीएम बने विनय शंकर पांडे। आशीष श्रीवास्तव को हटाया गया है। सीईओ स्मार्ट सिटी का चार्ज अब आशीष चौहान के हाथ में है। पिथौरागढ़ के डीएम हिमांशु खुराना बने हैं। चमोली के डीएम और अब हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर को हटा दिया गया है। अपर सचिव चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पिथौरागढ़ के डीएम बने हैं। इसके साथ ही हिमांशु खुराना को भी अलग जिम्मेदारी मिली है। जिलाधिकारी चमोली आशीष भट्टगई को मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर का चार्ज मिला है। वंदना सिंह को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस राधा रतूड़ी को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की खबर मिल रही है और देखिए किस तरीके से यह बदलाव किया गया है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। सोमवार से स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन स्तर से स्कूलों के लिए अलग से एसओपी भी जारी की गई है। तो वहीं स्कूल प्रबंधन भी स्कूलों को खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट में 2 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इसके पहले चरण में कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में तैयारियां की गई हैं, जिसके तहत सैनिटाइजर, मास्क, कोविड गाइडलाइंस, इन तमाम चीजों का स्कूलों में पालन करना और करवाना बेहद अनिवार्य होगा। पूरी मास्क और सैनिटाइज़र के साथ हम तैयार हैं और हम सब बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और मतलब दूरी बनाए रखेंगे और सेफ अपने आप को सर स्कूल जाना बेटर है। सब पूरे तैयार है। भी अब कोरोना हमारी ख़त्म हो गई है, महामारी थोड़ी अब हल्का कम हो गया कोरोना, तो स्कूल जाना है 2 तारीख से।
और सैनिटाइज़र मास्क ज़रूरी है मान ले। हाँ जी सर। सर अभी तो पूरी कोशिश है, हम पूरी रेडी है और मास्क सैनिटाइज़र अपनी थोड़ी दूरी बना के रखनी है बच्चों से। और अच्छा भी लग रहा है, स्कूल खुल रहे हैं अब और खुशी भी है और थोड़ा डर भी है कोरोना का, बट हम सेफ्टी के साथ अच्छे से इसको जाने की कोशिश तैयारी में है। सर थोड़ा बहुत तो। और उधर स्कूल खोले जाने को लेकर स्कूल की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। स्कूल के प्रबंधकों का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। प्रशासन का भी ये कहना है कि स्कूलों से कहा गया है कि किसी भी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाए, किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। तो स्कूल खुलने की ये पूरी तैयारी है। सभी बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पूर्ण सावधानी के साथ। उसमें अगर उसको वर्गीकृत किया जाए और उसकी कैटेगरी बना दी जाए कि भाई कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक या कक्षा 8 तक या कक्षा 5 तक बच्चों के लिए अलग गाइडलाइन हो। और फिर मैं ये कहूँगा कि शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साथ साथ में बच्चों के स्वास्थ्य के अनुरूप ही गाइडलाइन सरकार स्कूल जो शिक्षण संस्थान है उन्हें दे। शासन द्वारा जो है 2 तारीख से विद्यालय जो खोले जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो अपने विद्यालय की साफ़ सफाई, सैनिटाइज और कमरों के अंदर जो है फर्नीचर की जो व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंस के अनुसार की है और अधिकतर पूरी कर ही ली गई है, जिससे कि आने वाले बच्चों को जो है कोई परेशानी ना हो। तो देख लिया आपने किस तरीके से तैयारी चल रही है और किस तरीके की राय लोग रखते हैं स्कूल खुलने को लेकर, और क्या कुछ तैयारी है, चलिए जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी रवि कैंतुरा फोन पर मौजूद हैं। रवि, ये बताइए, कहीं बच्चों के दिमाग में ये तो नहीं आ गया है या फिर अभिभावकों के दिमाग में कोरोना चला गया है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? बिल्कुल स्नेहलता, आपने सही कहा है कि क्योंकि एक बहुत खतरा रहा, लोग इस खतरे को देखते हुए अब हालांकि बहुत सारे जो केसेस हैं उत्तराखंड में कम हो गए हैं और ऐसे में कल से स्कूलों को खोला जा रहा है। तो जो शुरुआती जो पहला चरण हम कह सकते हैं 9 से 12 कक्षा के छात्र छात्राएं जो है स्कूल जा सकेंगी और उसमें जो है तमाम चीजें की गई हैं। 2 चीजें हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उसको भी बंद नहीं किया गया। अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेज ही कराएं तो उस पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेज भी जारी रहेंगी। इसके साथ ही ऑफलाइन क्लासेज जो है खोल दी गई है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो कक्षा 6 से 8 के लिए भी अब जो है स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी वक्त है और करीब 16 अगस्त के करीब जो है उनकी कक्षाएं भी सुचारू हो जाएंगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। जो बोर्डिंग स्कूल है उस पर खासतौर पर आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी किया गया है। जो बोर्डिंग का स्टाफ है उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। जो अन्य स्कूल है वो सामने जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलेंगे, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। मास्क पहना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। सैनिटाइजेशन के लिए पूरी व्यवस्था स्कूल को करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तमाम सावधानियों के साथ ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे और पढ़ाई करेंगे। जहाँ तक बच्चों का सवाल है वो भी काफी खुश हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, अब वो स्कूल जाएंगे, उनकी पढ़ाई शुरू हो सकेगी। जी स्नेहलता। बिल्कुल रवि, तो बच्चों में उत्साह जरूर है, लेकिन अभिभावकों में एक डर भी हो सकता है कि हर तरीके से कोविड गाइडलाइन को फॉलो कराया जाए, इसके लिए सुनिश्चित किया जाए। रवि, एक और चीज जो उठती है कि अगर कहीं गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है, इस बात की रिपोर्टिंग कौन करेगा? कैसे पता चलेगा प्रशासन को कि यहाँ पर सख्ती की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए जो डीजी एजुकेशन हालांकि अब उनका कल ही जो है उनका बदलाव हो गया है, तो उन्होंने पहले ही ये बोर्डिंग स्कूल खोलने को लेकर खासतौर पर एसओपी जारी की है, क्योंकि वहाँ पर संभावना है कि किस तरीके से कोविड अगर किसी बच्चे को होता है या स्टाफ को होता है तो वो फैल सकता है। इसमें जो है प्रत्येक स्कूल में एक जिम्मेदार ऑफिसर जो है इसके लिए एक विशेष तौर पर तैनात किया जाएगा, जो कि स्टाफ से ही होगा और उनकी पूरी देखरेख होगी, उनकी निगरानी होगी कि बच्चों की निगरानी रखें और जो भी एसओपी है उनका पूरी तरीके से पालन कराया जा सके। उनकी पूरी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन स्कूल का होना है। बिल्कुल रवि, ये सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कम से कम उम्मीद यही जताई जा रही है। आपका शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी दरकने का एक बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है। डबरानी पुल के पास पहाड़ी से मलबा हाईवे पर आ गिरता है। ये वीडियो डबरानी का ही है। मलबा एनटीपीसी की परियोजना के समय बनी दीवार और मैदान के आसपास आकर रुक गया, लेकिन पूरा मंजर क्या रहा ये आपके सामने है। अंदाजा लगाइए, जो धुआं उठता देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है। हाईवे पर गिरता हुआ मलबा, और जिस वेग से, जिस गति से गिर रहा है उससे ये धूल उड़ रही है। ये देखिए, इधर आएंगे पत्थर, पक्का कंफर्म है। और जिस स्पीड से आ रहा है ये पूरा मलबा, अंदाजा लगाइए कि दूर से बनाया गया वीडियो है, लेकिन पास में तमाम बोल्डर, धूल और तमाम चीजें गिरती भी दिखाई दे रही हैं।
खतरनाक वीडियो है ये, उत्तरकाशी से सामने आया है। तो लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। मॉनसून सीजन की ये मुसीबत है कि जरा सी नमी और नमी के बाद धूप, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसी तस्वीरों के लिए गवाह बनते हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पहाड़ों के दरकने का मलबा, ये गिरने का वाकया आपके सामने है। मैं जब मौके पे पहुंचा यहाँ पे तो 2:28 पे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे सभी लोग वर्तमान समय में सुरक्षित है, होटल सुरक्षित है और ये नेशनल हाईवे भी सुरक्षित है और ये ब्रिज है, जो पुल है, ये भी सुरक्षित है। बहुत भयावह दृश्य था उस दौरान। मैंने जो मोबाइल में है जो उसको कवर किया है, जब भूस्खलन हुआ तो वीडियो बनाया मैंने। और कहीं न कहीं पे एक टीम है जो शासन को ऊपर भेजनी चाहिए जहाँ से ये भूस्खलन हुआ, क्योंकि आने वाले समय में ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जो ये पुल है, इसके लिए जो खतरा बना हुआ है ऊपर से जहाँ से ये भूस्खलन हो रहा है। तो कहीं न कहीं से शासन से आग्रह है कि एक टीम है जो ऊपर भेजी जाए जहाँ से ये भूस्खलन हो रहा है, और ताकि जो आगामी के लिए लोगों को जो सुरक्षित। एक तरफ भूस्खलन तो उत्तराखंड में इन दिनों मॉनसून की बारिश भी मुसीबत बनी हुई है। उत्तरकाशी में मॉनसून से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमांत बागड़ इलाके के कुछ लोग उफनाती नदी को कुछ ऐसे पार करते हैं जैसा आप तस्वीरों में, वीडियो में देख पा रहे हैं, जिस वजह से नदी के पार जाने का कोई विकल्प ही नहीं बचता है और लोगों की जिंदगी चलती है, बसती है दूर दूर के गांव में जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अमूमन ये रास्ते हैं, लेकिन जब बारिश हो, मॉनसून हो, तो उन रास्तों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखिए, जरा सा पांव फिसला संभलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से ये पानी है, इसमें संभलना इतना आसान नहीं है। देखिए, लोग डंडों का सहारा ले रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और अमूमन हर मॉनसून में लोगों की जिंदगी का यही हाल होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं लोग। बारिश की वजह से पौड़ी में सड़कों की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। नेशनल हाईवे 119 पर बने गड्ढों की वजह से आवाजाही में परेशानी है। पौड़ी से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिसके चलते रोड से सफर करने वाले मुसाफिरों को काफी दिक्कत होती है। आरोप यह है कि सड़क का निर्माण ठीक से नहीं कराया गया है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिस वजह से ये रास्ते जल्दी से टूट जाते हैं। बुआखाल पौड़ी गडोली होते हुए जो NH 119 यहाँ से गुजरता है, उस पे 1-1, 2-2 फीट के जो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिन गड्ढों से आम जनमानस को भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आजकल बरसात है, पानी 1-1, 10-10, 15-15 लीटर पानी उन गड्ढों में इतना बाल्टी में भी नहीं भरा जाता है जितना उन गड्ढों में भर रहा है, और पैदल चल रहे बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को बहुत असुविधा हो रही है। पौड़ी श्रीनगर का जो NH का सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढों का स्थिति खराब हो रखी है। संबंधित जो एक्शन है, इनसे बात किया है, उन्होंने इसका DPR शासन को प्रेषित कर रखा है। उसके हाल फिलहाल के लिए जो भी गड्ढा भराने की कार्रवाई होगी वो एक्शन के स्तर से किया जाएगा, और बृहद DPR स्वीकृत शासन से हो जाएगी। उसके उपरांत उस पर पेंटिंग का रिसर्फेसिंग। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2 अगस्त तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आते हैं पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, टिहरी। भारी बारिश की चेतावनी यहां मिल रही है। इसके अलावा पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अलर्ट, जहां इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। बारिश से किस तरीके से पहाड़ों पर लोगों के सामने परेशानी आ खड़ी हुई है, इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी बेहद मायने रखती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तमाम इलाकों में। 2 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। धारचूला में नेपाल का रहने वाला शख्स काली नदी में गिरकर बह गया। बताया ये जा रहा है कि युवक नेपाल का रहने वाला था। SSP ने मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन और नेपाल प्रशासन को दे दी है। साथ ही नेपाल प्रशासन से अपील की है कि भारत आने जाने के लिए अवैध तरीके से काली नदी पर लगाए गए तारों को हटाया जाए, जिससे ऐसी घटना को रोका जा सके। बड़ी खबर मिल रही है, पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मार्ग बंद पड़ा है। बारिश की वजह से मुनस्यारी जौल जीबी मार्ग बंद पड़ा है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर इस हाईवे पर आ गिरे हैं और इस वजह से
ये पूरा मार्ग बंद करना पड़ा है। बारिश की वजह से मुनस्यारी जौलजीबी मार्ग मलबों से पटा पड़ा है और अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। नैनीताल घूमने आई एक पर्यटक महिला ने बिना मास्क पकड़े जाने के बाद तल्लीताल पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। पुलिस का कहना है कि महिला ने पहले तो कोविड के नियमों को तोड़ा, फिर गलती पकड़े जाने पर हंगामा किया। पुलिस ने महिला के खिलाफ कोविड नियमों की अनदेखी को लेकर कार्रवाई की। तबीयत खराब है, मेडिकल और ये चलिए मेरी गाड़ी में चलिए, हम कुछ आप लेकर आइए, जल्दी आप लेकर आओ। तो आप क्या किसकी गलती है? किसकी गलती मैडम? आपने नहीं लगाया फोन। अरे तो खाना लिया उसको ले चलो गाड़ी में डालो, चलो गाड़ी में डालो, चलो गाड़ी में डालो, अरे लेके चलो, अरे तीनों तो नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां मास्क लगाने के लिए ये पूरा माहौल देखिए किस तरीके से गहमा गहमी में बदल गया। ये पर्यटक हैं, घूमने आए हैं, बिना मास्क के घूम रहे थे। जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद देखिए ये तू मैं की स्थिति। अरे मिस्टर तबीयत खराब है, मेडिकल और ये क्या हुआ? चलिए मेरी गाड़ी में चलिए, हम कुछ आप लेकर आइए, जल्दी आप लेकर आओ। तो आप क्या किसकी गलती है? किसकी गलती मैडम? आपने नहीं लगाया फोन। अरे तो खाना लिया उसको ले चलो गाड़ी में डालो, चलो। हैं पूर्व सीएम हरीश रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। बलूनी ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण के सहारे अपना खोया अस्तित्व बचाने में जुटी हुई है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पर टोपी लगाए भाजपा के नेताओं के फोटो को शेयर किया। इस पर हरीश रावत ने कैप्शन दिया, लिखा कि जब भाजपा नेता टोपी पहनते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता, मैं लगाता हूं तो मौलाना हो जाता हूं। इस पोस्ट पर ही अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। यूकेडी भी इन दिनों 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में यूकेडी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान काशी सिंह एरी ने कहा कि यूकेडी 2022 के चुनाव में सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी।